तो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ, अगर आपको याद होगा हमारा लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज पैरेलैक्स मेथड। तो हम फटाफट से पैरेलैक्स मेथड रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलैक्स मेथड टुडे। तो पैरेलैक्स मेथड बेसिकली हमको जब लेंथ मेजर करना होता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चाहे वो CGS हो या MKS हो या FPS हो या फिर SI हो, उसमें इन चारों में देयर आर 3 क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर कॉमन: लेंथ, मास एंड टाइम। हमको देखना है हाउ टू मेजर लेंथ। अब व्हेन यू से हाउ टू मेजर लेंथ, तो लेंथ कौन सा लेंथ मेजर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे बहुत स्मॉल डिस्टेंस में मेजर करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इस बोर्ड पे 2 पॉइंट्स है, उसका डिस्टेंस मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो हम यहाँ पे एक स्केल लगा देंगे एंड वी कैन मेजर। सेंटीमीटर स्केल यूज़ करके तो मेजर कर सकते हो। अगर हमको एक सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस मेजर करना है, नॉर्मली किलोमीटर्स में आएगा, उसके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हमको बहुत छोटे डिस्टेंस मेजर करने हैं, फॉर एग्जांपल साइज़ ऑफ एन एटम, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, एटम में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में। तो अगर हमको वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है, इसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में 3 टाइप के लेंथ की बात होगी: मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ मीडियम डिस्टेंसेस एंड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। हमको सिलेबस में सिर्फ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस ही है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग सिर्फ लार्ज डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टू प्लैनेट, सम प्लैनेट, डिस्टेंस टू मार्स, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर, डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ये मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो दैट इज़ व्हाट वी विल सी इन डिटेल। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, तो आपके सिलेबस में मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस ही है इन डिटेल्स। तो इफ़ यू रिमेंबर, large distances like distance to any planet cannot be directly measured with the help of scale। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको क्या नाम दिया था हमने? पैरेलैक्स मेथड। सो द डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस टू अ प्लैनेट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, और स्टार्स ऑल्सो, और स्टार्स cannot be measured directly, cannot be measured directly with meter scale or any other instrument. Therefore parallax method is used। तो parallax method ये indirect method है। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का मेजरमेंट 2 तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एग्जांपल बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने तो क्लॉक डिवाइस कर लिया, हमने खुद ने क्लॉक को अच्छे से डिफाइन करके रखा है, तो मुझे टाइम देखना होगा तो ठीक है, इट इज़ सम 2:05 कुछ हुए, राइट। ये डायरेक्ट मेजरमेंट है विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। अब जब तक हमने क्लॉक नहीं बनाया था, तो हाउ यू यूज टू गेट आइडिया ऑफ टाइम? पोजीशन ऑफ सन, तो वो इनडायरेक्ट है, करेक्ट। तो सिमिलरली डिस्टेंसेस को भी जब मेजर करना है तो डायरेक्ट में तुम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे जैसे स्केल्स, इनडायरेक्ट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते। तो वो पैरेलैक्स मेथड क्या है पहले वो समझेंगे वापस एक बार, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पेन और फिंगर और योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर आई, लुक एट दिस हैंड विथ योर लेफ्ट आई क्लोज्ड, मतलब तुम राइट आई से देख रहे हो, राइट। और अब राइट आई क्लोज करके लेफ्ट से देखो, तो व्हाट डू यू नोटिस? यू नोटिस चेंज ऑफ बैकग्राउंड, मतलब द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मूव। ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट मूव हुआ, लेकिन वो रियलिटी में हुआ नहीं, और इट अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड चेंज हुआ। और ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ऑब्जर्वर पहले दूसरे पोजीशन पे था तो बैकग्राउंड कुछ और था, अब ऑब्जर्वर दूसरे पोजीशन पे है तो बैकग्राउंड कुछ और है। तो चेंज ऑफ बैकग्राउंड होने की वजह से ऐसा हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट मूव हुआ, वो एक्चुअली हुआ नहीं। तो पैरेलैक्स मेथड समझने के लिए वी विल टेक द सेम एग्जांपल। सो कंसिडर
या फिर कंसिडर, इमेजिन your hand. Better would be, I will say, consider, keep your hand in front of your eye. Keep your hand or a pen or finger in front of your eyes and look at it with left eye closed. मतलब राइट आई से देख रहे हो, एंड देन राइट आई क्लोज्ड, मतलब लेफ्ट आई से देख रहे हो. राइट आई क्लोज्ड. वी नोटिस दैट, वी सी दैट. व्हाट डू यू सी? क्या दिखता है हमको? वी सी दैट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड. वी सी दैट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, appears to move against the background. Against the background. तो अभी हम लोग पहले पैरालैक्स डिफाइन करेंगे. पैरालैक्स is the apparent change in the position of object due to change in position of observer. ये वर्ड apparent वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन रियलिटी में ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज हुआ. इस एपरेंट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे पैरालैक्स. सो पैरालैक्स इज द एपरेंट चेंज. पैरालैक्स इज द एपरेंट चेंज ऑफ पोजीशन, एपरेंट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज in position of observer. गुड. फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक डायग्राम ड्रॉ किया था हमने, वो वापस कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल देयर इज सम ऑब्जेक्ट, जो भी नाम देना दे दो, ओ बोल दो. इस ऑब्जेक्ट को पहले तुम यहाँ से देख रहे थे, E1 से, आपके पहले राइट आई से या लेफ्ट आई से, जिससे भी. Then you are looking at the same object from your other eye. दूसरे आई से देखा E2, और ये जो एंगल बना इसको हमने एक नाम दिया था, याद है? क्या नाम दिया था? ये जो एंगल बना इसको क्या नाम दिया था, याद है? पैरालैक्स एंगल. क्या बोला था इसको? पैरालैक्स एंगल. तो यहाँ पे जो एंगल बना, तो एंगल बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ पोजिशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन थीटा इज कॉल्ड एज पैरालैक्स एंगल. और ये जो E1 E2 है, ये आपके दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस है. कुछ तो नाम दे दो इसको. क्या नाम दिया नोट्स में? DS. और इसको क्या बोला है? R. सम नेम. गुड. हमको फाइंड करना था इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब हमको फाइंड करना है R. ये एंगल, पैरालैक्स एंगल इज़ मेजरेबल, और ये डिस्टेंस E1 to E2 जिसको तुम DS बोल रहे हो, ये दोनों आँखों के बीच का डिस्टेंस है. वो तो इजीली मेजर कर सकते हो बाय वेज पुटिंग अ सेंटीमीटर स्केल. कितने आएगा? 5-6 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं जाएगा वो, अगर ये दोनों आँखें हैं I1 I2. याद है कि आपको प्लेन एंगल कैसे डिफाइन किया था हमने? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस. तो यहाँ पे आर्क लेंथ जैसा कौन है? E1 E2. ये आर्क जैसा हो ना. अगर मैं सपोज मैं इसको एक बहुत बड़ा सर्कल इमेजिन कर लूँ, तो ये क्या हो गया? आर्क. गुड. तो आर्क इज DS, एंगल इज थीटा एंड R इज रेडियस. रेडियस ऐसा बन गया. तो देयरफॉर फ्रॉम दिस डायग्राम आर्क लेंथ मतलब E1 E2 इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगल. एंगल को जो भी नाम दिया होगा, थीटा या डी थीटा, जो भी नाम दिया होगा वो, ये E1 E2 को क्या बोला है? DS. तो R मिल गया आपको. कैसे मिल गया? DS बाई थीटा. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा था. अभी सिर्फ रिवाइज कर रहा है क्योंकि हमको आज इसके एप्लीकेशन देखने हैं और टाइम मिल गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. तो वेरी सिंपल आइडिया, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. पैरालैक्स इज द एपरेंट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर. मैंने एक एग्जांपल और भी दिया था इस ट्राइपॉड का. मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड आई एम लुकिंग एट दिस ट्राइपॉड स्टैंड. तो मेरे बैकग्राउंड में आई सी सम गर्ल सिटिंग. अगर मैं अब मेरा पोजीशन चेंज करता हूँ, उसी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ,
अभी बैकग्राउंड चेंज हो गया, नाउ आई सी सम बॉय सिटिंग इन द बैकग्राउंड, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था वो तो जहाँ था वहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसका पोजीशन चेंज हुआ बिकॉज ऑफ माय चेंज इन पोजीशन। तो एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ, मैंने जानबूझ कर गलत वर्ड यूज़ किया, एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखो पहले ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा था दिस डायरेक्शन, अब यहाँ से देख रहा है, तो ये दो डायरेक्शन में जो एंगल बना उसको क्या बोलते हैं, पैरेलक्स एंगल। और जिस पोजीशन से मैं पहले देख रहा था अब जहाँ से देख रहा हूँ, ये दोनों पोजीशन कैसा हो गया, आर्क जैसा, तो ये हो गया तुम्हारा आर्क। और फिर प्लेन एंगल का फॉर्मूला यूज़ करो एंड यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस। गुड, अब हमको देखना है एप्लीकेशंस, यूजेस ऑफ पैरेलक्स मेथड। उसमें पहला है पैरेलक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट। पैरेलक्स मेथड to measure distance to a planet। ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर, अगर हमको किसी एक प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, तो हम लोग अर्थ के 2 पॉइंट से उस प्लैनेट का साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेशन लेते हैं। साइमल्टेनियस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट वी डू इज़, ये मान लो अर्थ है एंड देन यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ले लिया A, दूसरा ले लिया डायमेट्रिकली अपोजिट B। A पॉइंट से और B पॉइंट से, दोनों पॉइंट से हम एक प्लैनेट का नाम दे देते हैं P। इस प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। गुड, और ये जो एंगल बना ये पैरेलक्स एंगल होगा, एंगल APB इज पैरेलक्स एंगल। इसको डिस्टेंस D बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ स्मॉल d। तो टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, कंसिडर 2 पॉइंट्स A and B विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि डायमेट्रिकली अपोजिट ही क्यों लेना है, कोई भी 2 पॉइंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। एंगल बहुत स्मॉल बनेगा, और कितना स्मॉल बनेगा वो आज सीखोगे। तो ये जो एंगल है पैरेलक्स एंगल, ये बहुत स्मॉल बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है वहीं से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो 2 पॉइंट होते हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तुमने इंडिया से ऑब्जर्वेशन ले लिया और एक तुम गए US अमेरिका, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, ऑलमोस्ट, राइट। गुड, so remember, to measure the distance to a planet from Earth, consider 2 points A and B. So consider 2 points on the surface of Earth, on the surface of Earth, A and B, such that they are diametrically opposite. They are diametrically opposite. और ये जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी है इसको नाम दे दिया B, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन A and B इज, लेट अस से, इसको लेंथ ऑफ AB बोल देता हूँ, स्मॉल b। अब हम क्या करेंगे, जिस प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है उसको इन दोनों पॉइंट से साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेंगे। सो वी ऑब्जर्व अ प्लैनेट P whose distance is to be measured simultaneously from point A and B. So ये इंपॉर्टेंट है वर्ड साइमल्टेनियस, एक साथ। अभी एक साथ क्यों, ये भी बताया था मैंने आपको, क्योंकि प्रॉब्लम है अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन अभी लेता हूँ और अगले दिन लेता हूँ, इशू इज़ दैट अर्थ तो रोटेट हो रहा है, चलो वो तो ठीक है, अर्थ रोटेट भी हो रहा है, तो आज रात में 9 बजे, कल रात में 9 बजे, क्या फ़र्क हुआ? आज रात के 9 से कल रात के 9, वापस तो रोटेशन जैसे वहीं आ गए ना। लेकिन अर्थ इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग। अर्थ के टोटल 3 मोशन होते हैं, रोटेशन, रिवोल्यूशन एंड तीसरा भी होता है, हमको 2 ही पता है। अर्थ का एक्सिस वेरी नियर, बट अर्थ के एक्सिस के साथ क्या हो रहा है? हैव यू सीन भंवरा? भंवरे को घूमते हुए देखा है? जब भंवरा स्लो होता है तो हमने देखा उसका एक्सिस ऐसा धीरे 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 ऐसा उसका एक्सिस भी मूव होता है, वो तीसरे टाइप का मोशन है, वो भी होता है, बट इट इज़ वेरी स्लो। तो एक जनरेशन में हम लोग नोटिस नहीं कर सकते, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में एक बार होता है वो। तो अर्थ के एक्चुअल 3 मोशन है, उसमें से एक की हम बात ही नहीं करते। रोटेशन तुम रोज़
रोज़ एक्सपीरियंस करते हो, रोज़ सुबह होता है, रोज़ रात होता है, तो रोटेशन तो समझ में आ गया। रिवोल्यूशन भी पता है, क्योंकि हमारे ही एक साल के अंदर यू हैव डिफरेंट सीजन्स विच इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑल्सो रिवोल्यूशन, राइट। तो रिमेंबर इशू ये है कि अर्थ रिवॉल्व भी हो रहा है, तो अगर प्लैनेट को मैं एक टाइम पे 2 पॉइंट से ऑब्जर्व नहीं करता हूँ तो अर्थ का खुद का भी पोजीशन चेंज हो गया और प्लैनेट का भी चेंज हो गया। बहुत कनेक्टेड चीज़ें है। फॉर एग्जांपल आपको याद है क्या, इंडिया ने एक मार्स पे मिशन भेजा था, मंगलयान, राइट। तो आपको पता है लॉन्च कब किया था यहाँ से? नहीं याद, चलो कोई बात नहीं। कितने महीने के बाद पहुँचा तो याद है? हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू गो फ्रॉम अर्थ टू मार्स? नहीं यार, चलो मैं बताता हूँ थोड़ा, इस पे आते हैं वापस। थोड़ा सा तुमको एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए वैसे। सो लेट अस से दिस इज सन, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये मार्स का ऑर्बिट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग तो मार्स इज ऑल्सो रिवॉल्विंग। तो ये अर्थ है एंड लेट्स से वी हैव मार्स। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि ये इधर आया तो ये भी इधर आया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स इज नॉट कांस्टेंट। ये ऐसा भी होता है, अर्थ इज ऑन द वन साइड, मार्स इज ऑन द अदर साइड, ऐसा भी होता है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन लेते हो अर्थ से, अगर मैं पहले इस पॉइंट से ऑब्जर्व करता हूँ और फिर दूसरे पॉइंट से मैं बाद में ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये भी तो आगे गया और अर्थ भी तो आगे चला गया ना, तो पोजीशन चेंज हो गया, उससे बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। सो टू मेजर द डिस्टेंस टू अ प्लैनेट P, to measure the distance to a planet, let us say P, we observe the planet from A and B simultaneously, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली, एक साथ होना चाहिए। तो मुझे P प्लैनेट का डिस्टेंस अर्थ से मेजर करना था। हमने A पॉइंट से और B पॉइंट से एक साथ, अभी एक ऑब्जर्वर कर नहीं सकता तो 2 ऑब्जर्वर लगेंगे, और ये जो एंगल बना इसको क्या बोलते हो? पैरेलैक्स एंगल। और ये एंगल APB विच इज़ पैरेलैक्स एंगल थीटा इज़ मेजरेबल। अब बोलोगे कैसे मेजरेबल? हम नहीं करते, टेलीस्कोप बता देता है, क्योंकि हम लोग प्लैनेट्स को टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो टेलीस्कोप में ऑलरेडी सारे सेटिंग्स इनबिल्ट होते हैं, दे टेल यू कि व्हाट इज़ दिस एंगल, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, तो वी ऑलरेडी नो। गुड, देन अब मुझे बताओ यहाँ पे आर्क जैसा कौन हुआ? AB। रेडियस जैसा कौन हुआ? AP। और एंगल इज थीटा। तो व्हाट इज आर्क लेंथ AB इक्वल्स टू d थीटा, मतलब AP इंटू थीटा। व्हाट इज AB? B। और ये क्या था? D। आपको फाइंड क्या करना है? D। तो D क्या हो जाएगा? B बाई थीटा। और B तो पता ही है ना, इट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस अप्रॉक्सीमेट 6400 किलोमीटर होता है, एग्जैक्ट 6378। तो अगर मैं 6400 भी मान लेता हूँ तो उसका डबल, क्योंकि रेडियस इज 6400 तो डायमीटर इज 12800, तो वो तो पता ही है हमको। एंड देन एंगल वी कैन मेजर, तो हमको डिस्टेंस अपॉन थीटा यहाँ से मिल जाएगा। क्या ये B मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन थीटा से क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? प्लैनेट का। तो ये मेथड नंबर 1 था। हाँ बाय द वे, ये जो एंगल है ना, ये डिग्री में नहीं चलता है, किस में चलता है? रेडियंस में। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना हो देखेंगे बाद में। नंबर 2, अभी अगर एक बार मुझे प्लैनेट का डिस्टेंस पता लग गया अर्थ से, तो मैं अब प्लैनेट का साइज़ भी मेजर कर सकता हूँ। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरिंग द साइज़ ऑफ प्लैनेट? चलो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क जैसा ऑब्जेक्ट है ये, और मैं अगर आपको बोलता हूँ व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ दिस डिस्क, तुम क्या करोगे? एक स्केल लगाओगे, फिर देखोगे ये स्केल का 0 है, यहाँ पे कितना रीडिंग आया, दैट इज़ द डायमीटर। सही है? गुड, वेरी गुड। अब सब पीछे देखो, एक फ्रेम दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है फ्रेम? दिख रहा है ना?
मुझे बताओ वो फ्रेम का विड्थ कितना है? बिना स्केल यूज़ किए एंगल लगेगा। एग्जैक्टली तो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मेजरमेंट्स नहीं कर सकते, हम लोग वहाँ पे डिस्टेंस मेजर करते ही नहीं है, हम लोग मेजर करते हैं एंगल। तो अगर मैं मून को देख रहा हूँ या किसी प्लैनेट को देख रहा हूँ, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली टेल यू व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ मून और प्लैनेट, लेकिन आई कैन टेल यू कि वो मून ने या प्लैनेट ने हमारे आँखों पे कितना एंगल बनाया। उसको बोलते हैं एंगुलर डायामीटर। क्या बोलते हैं? और एंगुलर डायामीटर हम लोग सिर्फ तब यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है और जिसके लिए हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस मतलब डायरेक्टली डायामीटर मेजर नहीं कर सकते। तो पहले टू मेजर साइज ऑफ अ प्लैनेट या मून, उसके लिए तुमको पहले पता होना चाहिए एंगुलर डायामीटर क्या होता है। तो सेकेंड एप्लीकेशन है टू मेजर साइज ऑफ अ प्लैनेट, और यू कैन ऑल्सो यूज द सेम फॉर मून। तो पहले हम डिफाइन करेंगे एंगुलर डायामीटर। अब ये एंगुलर डायामीटर डिफाइन कैसे करते हो वो देख लो। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास ये एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट का डायामीटर है। इस प्लैनेट के डायामीटर ने अर्थ के सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे एट वन पॉइंट कितना एंगल बनाया, उसको बोलते हैं एंगुलर डायामीटर, और इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं अल्फा से। लेट अस से ये डिस्टेंस डायामीटर है, तो इसको मैं कैपिटल डी बोल देता हूँ, इसको कुछ नाम देता हूँ स्मॉल डी, सम नेम। डिफाइन कैसे करोगे एंगुलर डायामीटर? डिफाइन कैसे करोगे? दिया है ना, देखो देखो नोट्स में दिया है, पढ़ो, रीड। क्या दिया है बताओ? द एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर ऑफ अ प्लैनेट on the surface at a single point on the surface of the earth is called as angular diameter। और डिफाइन भी करते आना चाहिए ना आपको, प्लैनेट या मून कोई भी चलेगा। तो ये डायामीटर है किसका? प्लैनेट का या मून का। उसने अर्थ के एक पॉइंट पे जितना भी एंगल बनाया उसको क्या बोलोगे? एंगुलर डायामीटर। सो द एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल मेड, एंगल सबटेंडेड बाय द डायामीटर ऑफ अ प्लैनेट और मून, क्योंकि हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं मेथड। मून के लिए ज़्यादा आसानी से होगा कंपेयर टू प्लैनेट्स, बिकॉज प्लैनेट्स आर लार्ज बट फार अवे, इसलिए छोटे दिखते हैं। मून इज़ स्मॉल कंपेयर टू प्लैनेट बट इट इज़ नियर, तो दोनों के लिए यूज़ होगा ये। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द डायामीटर ऑफ द प्लैनेट और मून at a single point at the surface of earth, at a single point on the surface of earth is known as angular diameter. On the surface of earth is known as angular diameter. ओके, सिंपल। ये तुमको कोई पूछेगा नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बस ये पता होना चाहिए कि एंगुलर डायामीटर हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होते हैं जिसका हम लोग डायरेक्टली डायामीटर मेजर नहीं कर सकते, उस केस में हम मेजर करते हैं एंगल, और उसके आगे से हम एंगुलर डायामीटर ही बोलेंगे, और एंगुलर डायामीटर मेजर होगा रेडियंस में। किस में? रेडियन। वेरी गुड, गुड। देन यहाँ तक क्लियर। अब देखो, हमको जब प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना था तो हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड तो यूज़ किया, लेकिन क्या किया हमने? अर्थ पे 2 पॉइंट लिए, और वो 2 पॉइंट क्या थे? डायमेट्रिकली अपोजिट, और इन दोनों पॉइंट से किसको ऑब्जर्व किया? प्लैनेट को साइमल्टेनियसली। यहाँ पे उल्टा मेथड है, यहाँ पे अर्थ का एक ही पॉइंट से तुम उस प्लैनेट को डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे देखते हो। तो इस केस में अर्थ के एक पॉइंट से you are looking at 2 points diametrically opposite points of that planet or moon। तो ये प्लैनेट है या मून है जिसका भी आपको साइज़ मेजर करना होगा, वो अर्थ के एक ही पॉइंट से तुम इसके 2 डायमेट्रिकली पॉइंट्स अपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हो। सिंपल। तो ये पॉइंट को बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, राइट। सो टू मेजर इसको अल्फ़ा बोलेंगे, इसको बोल दो कैपिटल डी, इसको जो नाम देना है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, क्या दिया है नोट्स में मेरे को याद नहीं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है नोटेशन से, पर ठीक है बताओ क्या बोला है इसको?
हाँ, और डिस्टेंस को कैपिटल डी। वेरी गुड। टू मेजर द साइज ऑफ प्लैनेट, द साइज ऑफ प्लैनेट, वी ऑब्जर्व द प्लैनेट, वी ऑब्जर्व द प्लैनेट at two diametrically opposite points, two diametrically opposite points, diametrically opposite points from single point। ये important है, from single position बोल दो, single point बोल दो, doesn't matter, from single position on the surface of earth, on the surface of earth। गुड। तो ये जो अल्फ़ा है, सो लेट, ये जो अल्फ़ा है, वैसे अभी मैंने बताया व्हाट इज दिस अल्फ़ा, क्या बोलते हैं अल्फ़ा को, इस अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डायामीटर। सो लेट अल्फ़ा बी द एंगुलर डायामीटर। अब वापस मेरे को ये देख के बताओ, इस केस में आर्क कौन है, आर्क ए बी, राइट, और डिस्टेंस मतलब रेडियस ऐसा कौन हो गया, डी, और एंगल इज अल्फ़ा। तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन क्या बनेगा, ए बी इक्वल्स टू कैपिटल डी इंटू अल्फ़ा। तो व्हाट इज स्मॉल डी, कैपिटल डी इंटू, हमको क्या मेजर करना था, डी, हो गया मेजर, हो गया डी अपॉन अल्फ़ा। क्यों, तुमको मेजर ही डी करना है ना, हाँ तो हो गया ना डी मेजर। ये कैपिटल डी तो डिस्टेंस है ना, वो तो तुमने पहले से मेजर किया। कैसे किया, मेथड नंबर 1, पहला एप्लीकेशन। तो पहले हमने क्या किया, पहले जिस प्लैनेट का हमको साइज मेजर करना है, पहले उस प्लैनेट को अर्थ के दो अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करके पहले उसका डिस्टेंस निकाला। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो पहले हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा बाय ऑब्जर्विंग द प्लैनेट फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अर्थ। एक बार डिस्टेंस मिल गया, आप क्या फाइंड करोगे, साइज। अब तुम अर्थ पे एक पॉइंट से उसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को देखोगे। अब डिस्टेंस पता है तो तुमको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डायामीटर मतलब साइज। क्या मिलेगा, डायामीटर मतलब साइज। टू मेजर साइज ऑफ अ प्लैनेट और मून, तो साइज दोनों का भी मेजर कर सकते हो। मून के लिए ज़्यादा आसान है, और वेरी सिंपल रीजन, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मून, ऑलरेडी पता है, नहीं पता, अर्थ के सरफेस से मून का डिस्टेंस नहीं पता आपको, 3,85,000 किलोमीटर्स, 3,85,000 किलोमीटर्स। वो तो खैर गूगल से भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते तीसरे केस पे, वेरी इंटरेस्टिंग, टू मेजर द डिस्टेंस टू अ स्टार। तो तीसरा यूज़, थर्ड यूज़ इज टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, पैरालैक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार। अब ये समझने के लिए थोड़ा पहले बेसिक्स। अच्छा, डू यू नो केपलर्स लॉज? हाँ, पहली बात तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब केपलर्स लॉ हमको सिर्फ क्या बताते हैं, प्लैनेट के मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बाकी किसी पे नहीं चलता है वो। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये यूनिवर्सल लॉ है, मतलब न्यूटन्स लॉ किसी भी दो मासेस पे लगा सकते हो। पता है ना व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू मासेस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन टू मासेस, G(m1m2/r²। ये यूनिवर्सल लॉ है, कोई भी दो मास होंगे अप्लाई कर दो। लेकिन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लैनेट्स के लिए, वो भी हमारे सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स के लिए, बाहर के लिए नहीं। वो कितने लॉज थे, 3। तो बताओ व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? वेरी गुड। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट around the sun is an ellipse with sun at one of the foci। वेरी गुड। अब फोकाई क्या होता है क्या नहीं होता है वो ग्रेविटेशन में सीखेंगे, ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन वी विल सी इन डिटेल। अब टेम्पररी जो पता होना चाहिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सन है, दिस इज सन, एंड एज मोस्ट ऑफ यू हैव टोल्ड मी, ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन इज एलिप्टिकल विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो ऑर्बिट है, अच्छा वैसे बाय द वे इमेजिन अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता, तो ये सन था और जो प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में होता, तो तुमको पता है जो सीजन भी तुम आज एक्सपीरियंस करते हो ना, अलग अलग सीज़न, वो भी नहीं होते। क्यों नहीं होते बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, फर्स्ट थिंग इज़, अगर
ये ऑर्बिट सर्कुलर होता तो कोई भी प्लैनेट का डिस्टेंस सन से हमेशा सेम रहता। इसका मतलब प्लैनेट का स्पीड सेम रहता, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा है, सर्कुलर नहीं है, गुड, बराबर। नंबर 2, सीजन्स हमको देखने को नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते बाद में आएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है, अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल है, ऐसा है, अब प्रॉब्लम क्या है कि इस ऑर्बिट का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। देयर इज़ अ पॉइंट जो सबसे पास में है, देयर इज़ अ पॉइंट जो सबसे दूर है। जो सबसे पास में है इसको बोलते हो पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। हीलियोस, हीलियन मतलब सन, पेरी मतलब नियरेस्ट। और जिनको थोड़ा बहुत सिंधी लैंग्वेज पता है उनको पता होगा परे मतलब दूर, इधर उल्टा होता है, पास। नियर पॉइंट इज पेरीहेलियन, और जो फार्देस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं एपहेलियन। क्या बोलते हैं? एपहेलियन, राइट। तो एपहेलियन इज द फार्देस्ट पॉइंट एंड द नियरेस्ट पॉइंट इज पेरीहेलियन, बराबर। पक्का पक्का, गुड। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो, नहीं तो तुमको वो समझेगा नहीं जो आगे हमको सिखाना है मेरे को, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ना पेरीहेलियन से सन तक, इसको बोलते हैं आरपी। और ये जो डिस्टेंस है एपहेलियन तक, इसको हम डिनोट करते हैं आरए से। और हमको दिख रहा है कि दोनों सेम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए सिर्फ ये 2 पॉइंट की बात नहीं है, बाकी भी पॉइंट देखोगे तो डिस्टेंस सेम नहीं है। ये डिस्टेंस अलग हो गया, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। पता है आपको व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कॉल्ड एज? क्वेश्चन नहीं समझा, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। आपने बोला द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन इज एलिप्टिकल। आपने बोला एलिप्टिकल है, इसका मतलब प्लैनेट का सन से डिस्टेंस सेम नहीं है। कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे प्लैनेट और सन का डिस्टेंस मिनिमम है, और कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम है। सही है, बराबर है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे अगर अर्थ और सन का डिस्टेंस निकालना है तो वो तो कांस्टेंट नहीं है ना, वो तो चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? तो उस एवरेज डिस्टेंस को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो डिफाइन कैसे करोगे? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन टू दैट ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज। तो इन रियलिटी ऑर्बिट का शेप क्या था? क्या था? इलिप्टिकल। वेरी गुड। मैंने एवरेज लेके उसको ऐसा इमेजिन कर लिया कि वो सर्कुलर है, क्योंकि जब तुम एवरेज लेते हो तो एवरेज डिस्टेंस तो सिंगल वैल्यू आएगी ना। हाँ, तो हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर। क्या है? हाँ, अब अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो ये डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, इसको हमने क्या नाम दे दिया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये समझेगा तो आगे समझ में आएगा। तो चलो अब बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या था। अभी हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस टू अ स्टार। अच्छा, बाय द वे, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार? वेरी गुड। मैंने पूछा नहीं है आपसे कि विच इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम वेयर। विच इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ बोलोगे तो सन है। विच इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम बोलोगे तो प्रॉक्सिमा सेंटिवरी, अल्फा सेंटिवरी, जो भी आप बोलते हो उसको, वो। गुड। अब इशू इज़ दैट तुमको क्या मेजर करना है? डिस्टेंस टू अ स्टार। कहाँ से मेजर करना है? अर्थ से या फिर हमारे सोलर सिस्टम से? चलो अर्थ से मेजर करना है। गुड। अब तुम जब प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर कर रहे थे अर्थ से, तो तुमने मेथड क्या यूज़ किया था? क्या मेथड यूज़ किया था? जल्दी बताओ। हमने 2 पॉइंट लिए थे। कहाँ पे लिए थे? डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। रिमेंबर, प्लैनेट फिर भी बहुत पास में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी है वो।
जुपिटर क्या है, पास में ही कंपेयर टू द साइज ऑफ द यूनिवर्स, वो हमारा पड़ोसी है। इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग, अभी हम भी जब दौड़ेकर बाहर जाते हैं ना, कोई मिल गया, बहुत सारे लोग, अपने लोग बहुत है बाहर, मिल जाएंगे यहाँ वहाँ, जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएंगे, फिर वहाँ भी मिलते हैं ना, अरे तू कुठे राहतोस, साखरी रोड, कुमार नगर, मैं तू कहाँ रहता है, प्रोफेसर कौन है, यार जबरदस्त है, बट व्हेन यू लिव इन द सेम सिटी, यार बहुत दूर है वो, करेक्ट। तो रिमेंबर दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर ऑल्सो। जब तुम प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे तो तुमने क्या किया, अर्थ के 2 पॉइंट से ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया, प्लैनेट को, क्योंकि तुमको डिस्टेंस कैसे चाहिए था, प्लैनेट का। अब किसका चाहिए, अब मुझे बताओ प्लैनेट और स्टार दोनों हमसे सेम डिस्टेंस पे है क्या, नहीं, स्टार बहुत दूर है, स्टार इज़ फार फार अवे, स्टार इज़ फार फार अवे। तो डू यू नोटिस, वैसे रिमेंबर ये ए और बी रियलिटी में बहुत दूर वाले पॉइंट्स हैं, इंडिया एंड अमेरिका आर नॉट नियर बाय, लेकिन अगर एक दूसरे स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, अपने सोलर सिस्टम के बाहर का स्टार, अपना सन नहीं है वो, इतना बड़ा डिस्टेंस है कि ये दोनों पॉइंट पास पास में दिखने लग जाते हैं। तो जब मैं इस स्टार को ऑब्जर्व करता हूँ, कहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, राइट। तो डू यू नोटिस कि जो पैरेलक्स एंगल है वो बहुत ही छोटा हुआ, यस। तो इतना छोटा पैरेलक्स एंगल मेजरेबल नहीं होता प्रैक्टिकली। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि व्हेन वी ट्राई टू मेजर द पैरेलक्स एंगल फॉर अ स्टार फ्रॉम 2 मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट्स ऑन द surface of Earth, and the 2 most distant points on the surface of Earth are diametrically opposite, the parallax angle so formed is very small and which cannot be measured. कितना स्मॉल वो अभी आगे आएगा अगले टॉपिक में, तो फिलहाल तो ये समझ लो कि मेजर नहीं होता है। तो अभी इसका क्या सॉल्यूशन है, हम अभी अर्थ के तो 2 मैक्सिमम डिस्टेंस के पॉइंट यूज़ कर लिए, लेकिन फिर भी पैरेलक्स एंगल क्या बन रहा है, वेरी स्मॉल। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं पता है, व्हाट वी डू इज़, चलो मान लो ये एक स्टार था जिसका डिस्टेंस मेजर करना था, ये हमारा खुद का स्टार है सन, और हमारे खुद के स्टार के अराउंड हमारा अपना प्लैनेट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व कैसा रिवॉल्व हो रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसा, एलिप्टिकल ऑर्बिट। लेकिन मैंने उसका ऑर्बिट क्या अज्यूम करके रख लिया, सर्कुलर। तो जब सर्कुलर ऑर्बिट लिया तो एवरेज डिस्टेंस को क्या नाम दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसलिए पहले पता होना चाहिए था कि वो एवरेज किया क्यों। अब हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, जब अर्थ यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे, तब हमने इस स्टार को ऑब्जर्व किया, और जब 6 महीने बाद, यू नो हाउ मच टाइम डज अर्थ नीड्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, बराबर। तो 6 महीने बाद कहाँ होगा, अपोजिट। तो वो 6 महीने बाद, 6 मंथ के बाद यहाँ पे आ गया। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन मैंने 6 महीने के बाद लिया, तो यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन ले नहीं सकते हम लोग। प्लैनेट के केस में जब प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना था तो बहुत इजी था, मैंने ए से ले लिया, दोस्त को बोला तो वहाँ से ऑब्जर्वेशन ले, 2 टेलीस्कोप थे, कर लिया, राइट। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम आज एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जब तक अर्थ बी पोजीशन पे जाता नहीं तब तक सेकंड ऑब्जर्वेशन ले नहीं सकते। क्यों, वहाँ पे कोई तुम्हारा जान पहचान है क्या, मार्स पे मैं अर्थ से लेता हूँ, मार्स पे फ़ोन लगा दिया, अरे यू ऑब्जर्व नहीं ना, तो यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स नाउ। 6 महीने के बाद तुम लोगे उसी स्टार का ऑब्जर्वेशन। अब इससे क्या हुआ, डू यू नोटिस, यू सी पैरेलक्स एंगल फॉर्म्ड इज लार्ज। अब कंपेयर करो, अगर मैं अर्थ के ही 2 पॉइंट लेता उस स्टार को देखने के लिए, अर्थ के ही 2 पॉइंट, लुक पैरेलक्स एंगल कितना छोटा बना, क्योंकि देखो ये 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं अर्थ के। तो मैंने अगर सोचा होता कि चलो अर्थ के 2 पॉइंट से मैं स्टार को ऑब्जर्व करता हूँ, तो पैरेलक्स एंगल इज़ वेरी स्मॉल, एंड इफ आई यूज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड टेक 2 ऑब्जर्वेशन आफ्टर 6 मंथ, मतलब इन एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ, आज एक 6 महीने के बाद एक, तो एंगल फॉर्म्ड इज लार्ज। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम क्या करते हैं,
अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से उस प्लैनेट को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं। प्लैनेट का साइज मेजर करना है तो क्या करते हैं, अर्थ के एक पॉइंट से प्लैनेट के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर किसी और स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करते हैं, अर्थ के ऑर्बिट का यूज़ करते हैं और आफ्टर इंटरवल ऑफ 6 मंथ वी ऑब्जर्व द स्टार अगेन। अब ऐसा क्यों किया 6 महीने के बाद, बताता हूँ। ये डिस्टेंस कितना था, अभी डिफाइन किया मैंने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वेरी गुड, ये 1 है और तो वो भी कितना है फिर, तो कितना हो गया 2 AU। तो ये 1 AU, ये 1 AU, राइट, तो हो गया 2 AU। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आर्क कौन बना, आर्क AB, और ये एंगल है थीटा पैरेलैक्स एंगल। और जो डिस्टेंस तुमको फाइंड करना था इसको कुछ नाम दे देंगे, सम नेम, कैपिटल R, जो भी, आई डोंट रिमेंबर क्या यूज़ किया है, जो भी है वो कैपिटल D, चलो कैपिटल D रख देते हैं। गुड, मैं अभी यहाँ पे लिखने नहीं वाला क्योंकि नोट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो रिमेंबर, व्हेन वी मेजर द पैरेलैक्स ऑफ अ स्टार फ्रॉम 2 मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑन द अर्थ, थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन वी मेजर, या फिर बेटर ऑफ, द पैरेलैक्स for a star from 2 most distant points on the earth is too small to be measured, तो इतना छोटा हुआ कि हम मेजर ही नहीं कर पाए। तो फिर क्या किए, therefore we measure distance नहीं, parallax, we measure the between the 2 farthest point along the orbit of earth around the sun. Very good. So therefore we measure the parallax between the 2 farthest point along the orbit of earth around the sun. तो अगर सीधी उंगली से बात नहीं बनी तो टेढ़ी उंगली कर लो, पर डिस्टेंस तो मेजर करो। तो ऐसा साइंस प्रोग्रेस नहीं हुआ, ये 1 दिन 2 दिन में नहीं हुआ, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, क्योंकि लोगों को सोचना पड़ता है अरे मेजर नहीं हो पा रहा, एंगल बहुत स्मॉल है। तो फिर यू टू थिंक कि चलो ठीक है, आज फिर 6 महीने के बाद दूसरा। तो अभी देयरफॉर फ्रॉम दिस डायग्राम, अभी आप बताओगे आर्क लेंथ AB इक्वल टू, आर्क लेंथ इज AB, इट इज इक्वल टू D इंटू थीटा। हमको क्या मेजर करना था, D, तो क्या होगा AB बाई थीटा, लेकिन AB कौन है 2 AU, तो 2 AU बाई थीटा हो गया मेजर। गुड है ना, इंटरेस्टिंग। तुम अर्थ पे बैठ के प्लैनेट्स का डिस्टेंस, प्लैनेट का साइज, सन का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। वैसे अभी आजकल कोई नहीं यूज़ करता, इट इज़ टू ओल्ड टेक्निक। अभी वी हैव एडवांस टेलीस्कोप्स, वो हमको बता देते हैं कितना डिस्टेंस है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब एज आई टोल्ड यू कि हम लोग 11th ऑनवर्ड्स एंगल्स को डिग्री में मेजर नहीं करते, हम लोग मेजर करते हैं किस में, रेडियन में। तो हमको पता होना चाहिए, देखो अगला टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो कन्वर्ट कैसे करना वो भी पता होना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। और जहाँ जहाँ पे मैथमेटिक्स लगेगा वहाँ पे मैं साथ में बताते जाऊँगा। तो डू यू नो पाई रेडियन, अच्छा रेडियन को ऐसा डिनोट करते हैं C से। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई रेडियन इन डिग्रीज, 180 डिग्री रेडियन में कितना होता है, हाउ मच इज 180 डिग्री इन रेडियन, 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन, 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन, 2 पाई। वेरी गुड, 360 मतलब 2 पाई, तो फिर पाई मतलब कितना
180, तो 180 डिग्री, तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया? पाई बाई 2 मतलब 90 हो गया ना। पाई बाई 4 कितना हो गया? 45। अच्छा तो बताओ पाई बाई 6 कितना हो गया? 30। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 3? मैं तुमसे साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। व्हाट इज साइन 30? हाफ। तो व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 6? सॉरी, व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 6? 30। पाई बाई 6 इज 30, तो 180 बाई 6 मतलब 30। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 6? हाफ। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 4? साइन 45 मतलब कितना होता है? 1/√2। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 3? साइन 60 पूछ रहा हूँ आपसे मैं, √3/2। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 2? 1। साइन 90 की वैल्यू 1। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2? 0। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 4? 1/√2। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 6? मतलब कॉस 30, √3/2। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 3? हाफ, 1/2। तो ये भी पता होना चाहिए। एनीवेज चलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, बहुत सारे नंबर याद रखने शुरुआत है। आज मैं थोड़ा जानबूझ के स्पीड कम रखा है मैंने, नहीं तो इतना मैं 10-15 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर देता हूँ। बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर फ्यू थिंग्स। यहाँ पे कुछ याद रखना है तुमको चीज़ें। अब पाई रेडियन इज़ 180 डिग्री। पाई रेडियन इज़ 180 डिग्री। तो व्हाट इज़ 1 रेडियन? 180 बाई पाई। वेरी गुड, 180 बाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। 22/7 दैट इज़ 3.14, राइट। तो 180 को जब मैं 3.14 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 57.29। तो व्हाट इज़ 1 रेडियन इन डिग्री? 57.29 डिग्रीज। देख लो है क्या लिखा होगा? होगा ही है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 रेडियन? 2 × 57.29, 3 रेडियंस। 3 × ओके। तो हाउ मच इज़ 1 डिग्री इन रेडियन? तो अभी तुमने तो रेडियन इन डिग्री निकाला ना, राइट। तो 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन? अरे जब तुमको एक रेडियन फाइंड करना था तो तुमने पाई से डिवाइड कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 180 से डिवाइड करोगे ना। वेरी गुड। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 180, तो ये दोनों डिवाइड करने के बाद एक नंबर मिलता है। देखो लिखा है 1.745 × 10⁻⁻² रेडियन। क्लियर? गुड, पक्का पक्का। तो 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 1.4745 × 10⁻²। ये याद रखना नंबर्स, ये नंबर्स याद रखने हैं। चलो थोड़ा सा और बेसिक्स में जाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा बेसिक्स में गड़बड़ है। 1 डिग्री डिफाइन कैसे किया है बताओ? मेरा क्वेश्चन अभी रेडियन के साथ रिलेटेड नहीं है। माय क्वेश्चन टू यू इज 1 डिग्री तुमने डिफाइन कैसे किया? हाउ डू यू डिफाइन 1 डिग्री? नहीं पता। हम लेते हैं एक सर्कल, उस सर्कल के ये 2 पार्ट्स हो गए ना, हाफ हाफ। ये कितने पार्ट्स हो गए? 4, 1/4 1/4। ये कितने हो गए? 8 पार्ट्स। तो ईच पार्ट इज 1/8। तो ऐसा करते 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 हम एक सर्कल के 360 पार्ट्स करते हैं। क्या करते हैं? 360 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 360 पार्ट्स। अभी मैं 360 पार्ट्स को ड्रॉ नहीं करने वाला, लेकिन जितना किया उसे इमेजिन कर लो। इमेजिन हमने इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट है एक आर्क। क्या है? आर्क। तो जब एक सर्कल के 360 पार्ट्स करोगे उसमें से एक पार्ट सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा उसको बोलते हो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का 1/360th पार्ट, क्योंकि मैंने पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से हर एक पार्ट इज़ 1/360 ऑफ द फुल सर्कल। उस आर्क ने सेंटर पे जितना भी एंगल बनाया दैट इज़ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय 1/360th पार्ट ऑफ द सर्कल एट इट्स सेंटर। क्लियर? बहुत छोटा एंगल होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत छोटा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो तुम पैरेलल एंगल की बात कर रहे हो ना, चाहे वो ये हो
या फिर ये हो या फिर यहाँ पे हो, जितने भी एंगल्स दिखाए ये 1 डिग्री भी नहीं होते, ये उससे भी छोटे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम 1 डिग्री के 60 पार्ट कर देते हैं। कितने करते हैं? और हर एक पार्ट को बोलते हैं मिनट, आर्क मिनट। सिर्फ मिनट बोलूँगा तो तुम टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मिनट तो टाइम के लिए होता है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आर्क मिनट। तो 1 डिग्री इज़ हाउ मेनी आर्क मिनट? 60। और सिंबल नोटेशन, आर्क मिनट नहीं लिखना हो तो ऐसा ऊपर डैश डाल देना। तो 1 डिग्री मतलब 60 आर्क मिनट। तो 1 आर्क मिनट मतलब कितना? 1/60 ऑफ अ डिग्री। लेकिन डिग्री तो ऐसा यूनिट नहीं है ना एंगल का, ऐसा तो रेडियन था। कौन था? तो हमको आंसर रेडियन में लिखना है कि डिग्री में लिखना है? रेडियन में। लेकिन तुमने देखा 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 1.745 × 10⁻² डिवाइड बाय 60। ये जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। गुड, पक्का पक्का। नंबर्स याद रखने पड़ेंगे और याद हो जाएंगे, हो जाते हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। साइंस कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके दिमाग से पहले तो डर निकालना पड़ेगा आपको। साइंस डिफ़िकल्ट है, फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आई गिव एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम सेम स्कूल, सेम क्लास, मतलब सेम डिवीजन? मोस्टली तो साथ में बैठे हो। वेरी गुड, गुड। तो तुम दोनों साथ में बैठे हो। डू यू रिमेंबर ईच अदर्स नेम? हाँ, क्यों? बिकॉज यू आर फ्रेंड्स? नहीं, बिकॉज यू सी ईच अदर एवरी डे। सिंपल बात है। अभी जब आप भी मेरे पास क्लास ज्वाइन किया, 3रा लेक्चर है आज, अगले हफ्ते तक आप सबका नाम याद होगा, उसके अगले हफ्ते तक मुझे कई केसेस में आपके पेरेंट्स का नाम भी याद रहता है, बिकॉज आई सी यू एवरी डे। तो होता है ऐसा। तो दिस इज ऑल्सो सेम थिंग। व्हेन यू सी द नंबर्स एवरी डे, यू स्टार्ट रिमेंबरिंग नंबर्स। तो व्हाट इज़ 1 मिनट इन रेडियंस? 2.91 × 10⁻⁴। वेरी गुड। अब छोटा सा प्रॉब्लम और है। 1 डिग्री बहुत बड़ा एंगल था पैरेलैक्स के लिए, तो हमने 1 डिग्री के कितने पार्ट्स किए? 60। हर एक पार्ट को क्या बोल दिया? 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट भी बहुत बड़ा है पैरेलैक्स के लिए, राइट? उसके भी 60 पार्ट्स करेंगे और हर एक को बोलेंगे आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क मिनट इज 60 आर्क सेकेंड्स। तो 1 आर्क मिनट इज 60 आर्क सेकेंड, डबल डैश। गुड। तो मुझे बताओ 1 आर्क सेकेंड मतलब 1/60 आर्क मिनट। लेकिन मिनट ये ऐसा ही नहीं है, ऐसा तो रेडियन है। तो रेडियन में लिखने के लिए 1 आर्क मिनट को रेडियन में लिखा था ना तुमने? कितना था? 2.91 × 10⁻⁴। अब ये सॉल्व करोगे तो मिलेगा 4.84 × 10⁻⁻⁶ रेडियन। बराबर है ना? 4.84 × 10⁻⁶ रेडियन। पक्का पक्का? गुड। तो हमने 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर दिए इक्वल। ईच पार्ट इज़ 1 आर्क मिनट, करेक्ट? हर एक आर्क मिनट के हमने 60 पार्ट्स कर दिए, राइट? ईच पार्ट इज़ 1 आर्क सेकेंड। गुड। तो हाउ मच इज 1 डिग्री इन रेडियंस? 1 डिग्री इन रेडियन 1.745 × 10⁻²। What is 1 minute in radian? 2.91 × 10⁻² -4. What is 1 arc second? 4.84 × 10⁻⁶ -6 रेडियन। वेरी गुड। क्लियर यहाँ तक? गुड। अब कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू शुड नो व्हाट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना? ऐसा अगला देखो ना, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड एंगल में लिखा होगा नीचे। देखो लास्ट में क्या लिखा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना? हाँ। तो सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए। अब ये क्यों डिफाइन करना है वो भी बताता हूँ। पहले डिफाइन कैसे करते हैं वो बताता हूँ, फिर क्यों करना है वो बताता हूँ। तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। सो इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance between the center of sun and the center of earth, center of sun and the center of earth,
और इसका एक कन्वर्जन फैक्टर भी दिया हुआ है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दी हुई है 1.49 10⁻11 मीटर, बराबर। इसको राउंड ऑफ करके 1.5 लिख सकते हो, 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब ये क्यों डिफाइन किया वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अगेन आई विल टेक वेरी सिंपल एग्जांपल, रिलेट कर पाओगे ऐसे एग्जांपल। रिमेंबर CGS और MKS में डिफरेंस क्या था? CGS इज अ स्मॉल यूनिट, राइट, करेक्ट, एंड MKS इज लार्ज यूनिट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर इस बोर्ड पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर स्केल चल जाएगा, CGS चल जाएगा। पर अगर मुझे इसी क्लासरूम के 2 पॉइंट में डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर इज़ वेरी स्मॉल, तो उसके लिए क्या करोगे? मीटर, ठीक ना। अगर मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर इज ऑल्सो स्मॉल, तो क्या यूज़ करेंगे? किलोमीटर। तो हम अर्थ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, चलता है। गुड। अब इमेजिन अगर मुझे अर्थ का सन से डिस्टेंस या फिर मार्स का सन से डिस्टेंस या फिर जुपिटर का सन से डिस्टेंस मेजर करना है सन से, तो किलोमीटर भी बहुत छोटा है, तो उसके लिए हमको नया यूनिट चाहिए जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग सोलार सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सन से अर्थ तक 1 AU। तो थोड़ा लॉजिकली बताओ, अर्थ से पहले कौन से प्लैनेट्स हैं? मर्क्यूरी एंड वीनस। तो उसका डिस्टेंस सन से कितना होगा? लेस देन 1 AU। गुड। बाहर वाले प्लैनेट्स, मार्स, जुपिटर, जो भी आगे, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, व्हाटएवर इट इज़, उसका क्या आएगा डिस्टेंस? ग्रेटर देन 1 AU। तो हम सोलार सिस्टम के अंदर के डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग नया यूनिट बना लेते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि ये भी बहुत छोटा यूनिट है, क्योंकि जब तुम सोलार सिस्टम के बाहर जाते हो तो ये बहुत छोटा हो जाता है। जैसे हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं, सेंटीमीटर लुक्स वेरी स्मॉल, इट ऑल्सो लुक्स वेरी स्मॉल। तो अगला है लाइट ईयर। लाइट ईयर लिखा है लेकिन टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस। इसको LY बोलते हैं, लाइट ईयर। आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं? लाइट को कितने साल लग रहे हैं? नो। The distance traveled by light in 1 year is called as 1 light year. लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस डिस्टेंस को बोल देंगे 1 लाइट ईयर। क्या बोल देंगे? 1 लाइट ईयर। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या आएगा। ये इज नोन एज 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक्सीलेंट। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इन 1 ईयर? 365 दिन। हर दिन में कितने आवर्स? हर आवर में कितने मिनट्स? हर मिनट में कितने सेकेंड्स? सेकेंड में लाना पड़ेगा क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। इसलिए मैंने ना डे में नहीं लिखा, मैंने आवर में नहीं लिखा, मैंने वीक में नहीं लिखा, मैंने मंथ में नहीं लिखा, मैंने दिन में नहीं लिखा, मैंने मिनट में नहीं लिखा, मैंने किस में लिखा? सेकेंड में। और ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि तुम हर साल 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड जीते हो। मतलब तुम जब अपना नेक्स्ट बर्थडे मना रहे होंगे, मतलब तुम 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड ओल्ड हो गए। और ये नंबर बार बार आएगा, ये नंबर याद रखना पड़ेगा। तो ये नंबर काम में आता है हमको। हर दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? 24 × 60 × 60। वो तो याद रख लो कम से कम, दैट इज़ 86,400। हर दिन में 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड, 86,400 सेकेंड्स हर दिन हम लोग जीते हैं। मैं इसको उल्टा सोचता हूँ, हर दिन हम इतने पुराने होते जा रहे हैं। वी आर गेटिंग ओल्डर एवरी डे बाय 86,400 सेकेंड्स। इंटू 365 करूँगा तो मैं आपको छोटा सा असाइनमेंट दे देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। तो एक साल में कितने हो गए?
3153600। आपके लिए असाइनमेंट ये है, आपका जो भी एज है एज ऑन डेट, जो भी होगा 16 साल 2 दिन, 15 साल 11 महीने 3 दिन, जो भी होगा वो, तो कैलकुलेट योर एज इन सेकेंड्स। ये होमवर्क है सिर्फ खुद के प्रैक्टिस के लिए, तो नंबर याद रहने लगेंगे। तो दिस आर द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर, राइट, दिस आर द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। तो इतने सेकेंड्स में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ 1 लाइट ईयर। कितना स्पीड था इसका? 3 × 10⁸, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करोगे ना 9.46 × 10⁻15 मीटर। नोटिस करो, नोटिस 1 AU में क्या था, यहाँ पे कितना है, तो कौन बड़ा? लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज़ 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब इसका सिर्फ ये इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो तुम नाम ले रहे थे अभी, अल्फा सेंटुरी, प्रॉक्सिमा सेंटुरी, नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, यू नो हाउ फार इट इज़? कितना दूर है यहाँ से पता है? 4.29 लाइट ईयर्स। इसका मतलब समझा? इसका मतलब ये है कि 4 साल, 4.29 को मैं 4.25 मान लेता हूँ फ़िलहाल, तो 4.25 साल पहले वहाँ से लाइट निकला था, हम तक आज पहुँचा। तो हम जो देख रहे हैं वो 4.25 साल पुराना देख रहे हैं। तो जो लाइट आज वहाँ से निकलेगा हमारे पास अगले 2029 के आसपास पहुँचेगा। इसका मतलब ये है कि कोई स्टार अगर यहाँ से 5000 लाइट ईयर दूर हो, हमको आज दिख रहा है, शायद वो गया, क्योंकि जैसे ह्यूमन्स आर बॉर्न, स्टार्स आर ऑल्सो बॉर्न। जैसे ह्यूमन्स आर टॉडलर्स, छोटे छोटे बच्चे, स्टार्स आर ऑल्सो टॉडलर्स। जैसे ह्यूमन्स का एक आता है टीनेज, वैसे स्टार्स का भी होता है। फिर जैसे ह्यूमन्स का एडल्ट एज होता है, उनका भी होता है। फिर जैसे इंसान बूढ़े होते हैं, वो भी होते हैं। इंसान मरते हैं, वो भी मरते हैं। तो ऐसे स्टार भी मरते हैं। तो कोई स्टार अगर 5000 लाइट ईयर दूर है, वो आज मर गया, हमको 5000 साल के बाद समझेगा। मतलब हमको तो समझेगा ही नहीं ना, हमारे पीढ़ी के पीढ़ी सम नंबर ऑफ जनरेशन के बाद हमको समझेगा कि वो गया। गुड, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग। और आपको पता है नियरेस्ट स्टार इज़ 4.29 लाइट ईयर्स। तुम जो बोल रहे हो, आज का जो करंट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, स्पेसक्राफ्ट, अगर वो लेके मैं आज निकला ना, 75,000 ईयर्स के बाद पहुंचूंगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल इन स्पेस। 75,000 ईयर्स, 75,000 साल लग जाएंगे, वो भी पड़ोस में जाने के लिए। वो हमारा नियरेस्ट पड़ोसी है ना, इसलिए बोलता हूँ पड़ोसी कोई नहीं है। पड़ोसी मेरे घर के आजू बाजू वाले मेरे नियरेस्ट पड़ोसी, मेरे शहर के, मेरे कॉलोनी के बाजू वाला कॉलोनी मेरा पड़ोसी, मेरे शहर का बाजू वाला सिटी मेरा पड़ोसी इन टर्म्स ऑफ सिटीज़। मेरे स्टेट के बाजू वाला स्टेट मेरा पड़ोसी, नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज़, नेबरिंग प्लैनेट, नेबरिंग स्टार। तो नियरेस्ट नेबर इज़ प्रॉक्सिमा सेंटुरी। कितना दूर है? 4.29 लाइट ईयर। कितने साल लग जाएंगे पहुँचते 75,000 ईयर्स। मैं लाइट के स्पीड से भी गया तो भी 4.29 ईयर्स अगर गया तो। अब ऐसा है, प्रॉब्लम ये है यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइट ईयर भी बहुत छोटा है। तो लाइट ईयर इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइट ईयर ये डिस्टेंस बहुत छोटा पड़ जाता है। गुड, सेम एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ से किसी और कंट्री का डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर इज़ वेरी स्मॉल, नहीं चलेगा। मीटर इज़ ऑल्सो स्मॉल, नहीं चलेगा। किलोमीटर ठीक है, ओके। तो सिमिलरली जब तुम यूनिवर्स में डिस्टेंस मेजर करते हो ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ स्मॉल, लाइट ईयर इज़ स्मॉल। तो नया यूनिट बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं पार्सेक। क्या बोलते हैं? पार्सेक। अब ये पार्सेक को डिनोट करते हैं पीसी से, और डिफाइन करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो डू यू नो, यहाँ पे अगर मैं अर्थ ले लेता हूँ अर्थ, और यहाँ पे अगर मैं सन ले लेता हूँ सन, तो दिस इज अर्थ, दिस इज सन। व्हाट इज द डिस्टेंस कॉल्ड एज 1 AU, ठीक। और मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैं इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स ले लेता हूँ। फिर देखता हूँ कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे 1 AU ने कितना एंगल बनाया, 1 डिग्री बनाया। ओ छोड़ो, ये डिस्टेंस को छोड़ दो, ये पॉइंट को भूल जाओ। फिर दूसरा पॉइंट लो, फिर देखो कि ये पॉइंट पे इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आर्क ने कितना एंगल बनाया, 1 आर्क मिनट बनाया, छोड़ दो, भूल जाओ।
फिर देखो और दूर जाओ एंड चेक, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे 1 AU ने कितना एंगल बनाया, 1 आर्क सेकेंड। तो इस डिस्टेंस को बोल देंगे 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज दैट डिस्टेंस एट विच 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। 1 आर्क सेकेंड को 1 सेकेंड ऑफ आर्क बोलते हैं, राइट। तो 1 AU के आर्क जितने भी डिस्टेंस पे 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाएगा उसको बोलोगे 1 पार्सेक। सो रिमेंबर इट इज द डिस्टेंस एट विच, it is the distance at which 1 AU subtends an angle of 1 second of arc, मतलब 1 arc second। एक ही बात है, 1 arc second बोलो, 1 second of arc बोलो। और ये डिनोट करते हैं PC से, और ये होता है 3.26 लाइट ईयर। तो 1 पार्सेक इज 3.26 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर की वजह तो तुमको पता ही है, अभी देखे थे। जब सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे तो नंबर मिलेगा, देखो क्या है, कितना 3.08 इंटू 10⁻16। तो डू यू नोटिस AU था 10⁻11, लाइट ईयर था 10⁻15, ये है 10⁻16। पक्का पक्का, गुड, राइट। प्रॉब्लम ये है हमारा यूनिवर्स इससे भी बहुत बड़ा है, पार्सेक भी छोटा है ना, पार्सेक भी बहुत छोटा है। तो हम लोग किलो पार्सेक लिखते हैं फिर, KPC। तो व्हाट इज़ किलो पार्सेक, 1 इंटू 10⁻3 पार्सेक, मतलब कितना 3.08 इंटू 10⁻16 और 10⁻3 10⁻90, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी बहुत छोटा है, 1 मेगा पार्सेक। व्हाट इज़ मेगा, 10⁻6। तो ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻22। ये सब लिखा नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। इनफैक्ट वी डू नॉट रियली नो व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द यूनिवर्स। बहुत बड़ा है यूनिवर्स, और यूनिवर्स इतना बड़ा है कि तुम और मैं, हमारा एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम हो नहीं हो, डज नॉट केयर। यूनिवर्स बोलता है अरे आई एम सो बिग, यू आर सो स्मॉल, यू आर नॉट इवन माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप से ढूंढने गए तो हमारा प्लैनेट छोड़ दो, हमारा सोलर सिस्टम का ही नहीं मिलने वाला, वो भी छोड़ दो, गैलेक्सी भी नहीं मिलने वाला। वी आर सो स्मॉल एंड द डिस्टेंस आर सो लार्ज। तो ये अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ तक ही बात करेंगे, पार्सेक तक, मेगा पार्सेक तक। इसके आगे के जो यूनिट्स है वो तुम्हारे काम के नहीं है। सो विल स्टॉप फॉर टुडे एट दिस पॉइंट, बाकी का कल देखते हैं।